नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है कठिन सफ़र और उसका भी दूसरा सीज़न। पहले सीज़न में आशा का तलाक हो चुका है। दोस्तों, पहला सीज़न पढ़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाकर के आपको कंप्लीट जो पहला पार्ट है वो दिया हुआ है, वो पढ़ सकते हैं। और सीज़न 2 का ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, वो भी आप ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए इस तीसरे पार्ट को हम शुरू करते हैं। शादी के बाद मम्मा यहीं शिफ्ट हो गई, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो वापस हैदराबाद चली गई, क्योंकि पापा के पास इतना टाइम नहीं था कि वो मम्मा की देखभाल कर सकें। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स उनके साथ रहते नहीं थे। मेरा जन्म हैदराबाद में ही हुआ और मम्मा 5 साल तक वापस अमेरिका नहीं आई। पापा ने भी कभी उन्हें बुलाने की कोशिश नहीं की। मम्मा को पापा पर बहुत भरोसा था और वो उनको बहुत चाहती भी थी, इसलिए अपना ईगो छोड़कर वो खुद ही अमेरिका आ गई 5 साल की आयुषी को लेकर। पापा ने जब मुझे पहली बार देखा तो वो बहुत खुश हुए थे, लेकिन उन्हें मेरा इंडियन नाम पसंद नहीं था, तो उन्होंने मेरा नाम वेरोनिका रख दिया, वेरोनिका स्मिथ। मम्मा कुछ साल यहाँ रही, तब पापा यहाँ किसी और को चाहने लगे थे। मम्मा के आने के बाद भी पापा का अट्रैक्शन दूसरी महिला में ही था। 5 साल मम्मा का पापा से दूर रहना मम्मा को बहुत महंगा पड़ा। मम्मा ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी मम्मा पापा के रिश्ते नहीं सुधरे। पापा को शायद मम्मा में इंटरेस्ट ही नहीं था, और मम्मा ने अपना रिश्ता बचाने के लिए इतना समझौता कर लिया था कि ना तो खुद की नज़रों में उनका आत्मसम्मान बचा था और ना ही पापा की नज़रों में अब उनकी कोई इज्जत थी। पापा को लगता था कि वो मम्मा को ऐसे ही रख सकते हैं अपने कंट्रोल में। मम्मा भी इस उम्मीद में थी कि एक दिन सब सही हो जाएगा और पापा उनको पहले की तरह चाहने लगेंगे। लेकिन एक बार कोई इंसान से मन भर जाए तो इतना आसान थोड़ी ना है उसको दोबारा चाहना। 5 साल और बीत चुके थे और मैं 10 साल की हो गई थी। मैं यहाँ की संस्कृति में बस गई थी और यहीं की होकर रह गई थी। मुझे आज भी याद है, जब मेरे 10वें जन्मदिन पर पापा घर नहीं आए थे तो अगले दिन मम्मा की उनसे बहुत लड़ाई हुई थी। मम्मा उसी दिन मुझे लेकर अमेरिका से हैदराबाद आ गई। उनका डाइवोर्स नहीं हुआ था, क्योंकि मम्मा उनको तलाक नहीं देना चाहती थी। उनको लगता था एक दिन मेरे पापा उनकी वैल्यू ज़रूर करेंगे और उन्हें ज़रूर समझेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं तो वो मुझे एक पिता का प्यार अच्छे से देंगे। शायद मेरे लिए वो मम्मा को फिर से अपना ले, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। मम्मा ने खुद मुझे पढ़ाया लिखाया और उन्होंने खुद का नाम मुझे दिया, मिस पांडे। मैं 8 साल इंडिया में रही तो मैंने वहाँ की संस्कृति को जाना। तब मुझे पता चला इंडियन कल्चर इज़ मच बेटर देन अदर कल्चर। भारत की संस्कृति मुझे बहुत ही आकर्षक लगी, इसलिए मैं हमेशा वहीं रहना चाहती थी। जब मैंने अपनी 12वीं क्लास पास की थी, तभी जून के महीने में लंबी बीमारी के चलते मम्मा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। पापा को खबर की गई, तब पापा हैदराबाद आए और मम्मा को अंतिम विदाई दी और मुझे वहाँ से यहाँ ले आए। मैंने यहीं से ही अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में हूँ। लेकिन अभी भी मैं दिल और दिमाग दोनों से इंडियन हूँ। ना तो मैं इंडियन कल्चर को भूली हूँ और ना ही वहाँ की यादों को। वहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे बिताए हैं अपनी मम्मा के पास। वेरोनिका ने अपनी बात पूरी की। उसके चेहरे पर तरह तरह के भाव आए, लेकिन आंखों से आंसू नहीं आए बिल्कुल भी। शान को भी वेरोनिका के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। फिर अपने को थोड़ा सा सख्त करके शान ने वेरोनिका से कहा, तुम सबको अपनी स्टोरी बताती फिरती हो। व्हाट आर यू क्रेजी? वेरोनिका ने गुस्से में कहा। इसमें क्रेजी क्या करेगा? तुमने बिना मेरे बारे में कुछ जाने मुझे अपनी पूरी ऑटोग्राफी सुना दी। शान ने मजाकिया लहजे में कहा, तुम इंडियन हो, वही काफ़ी था तुम पर ट्रस्ट करने के लिए। और जब मुझे तुम पर विश्वास हो गया तो मैंने अपनी स्टोरी आपको बता दी। मैं इंडियन हूँ ये तो ठीक है, लेकिन मैं भरोसे के लायक हूँ ये कैसे पता? आई मीन ऑल इंडियंस आर ट्रस्टवर्दी।
नो, नॉट एट ऑल। एटलीस्ट मैं तो नहीं हूँ भरोसे के लायक, कहकर शान मुस्कुरा दिया और मुस्कान में भी उसका दर्द साफ नजर आ रहा था। वेरोनिका ने कहा, पता नहीं क्यों तुमसे बात करके अच्छा लगा, इसलिए शेयर कर दिया। सिर्फ 2 मिनट की बातचीत में तुम्हें अच्छा भी लग गया। अब वेरोनिका चिढ़कर बोली, अरे यार, अब बता दिया तो बता दिया, जाओ कर लो जो करना है। वैसे भी क्या ही कर लोगे, मेरी कहानी जान भी लोगे तो मैं तुम्हारा फायदा उठा सकता हूँ। श्यान ने पैंट की जेब में हाथ डालकर कहा, मैंने अपनी स्टोरी बताई है, कमजोरी नहीं, जो तुम मेरा फायदा उठा सकते हो। देखती हूँ क्या ही कर लोगे तुम भी। कहकर वेरोनिका ने मुंह बना दिया। शान ने कुछ सोचकर कहा, ये तो सही कहा तुमने, इतना जानकर भी क्या ही कर सकता हूँ मैं। वैसे भी मैं कुछ करना नहीं चाहता, मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ और मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखता हूँ। तुमने ही मुझे रोका था और मिसबिहेव किया था मेरे साथ, श्यान ने कहा और वहाँ से जाने लगा। व्हाट, पढ़ाने आए हो? हैरानी से वेरोनिका की आंखें बड़ी हो गई। हाँ, और तुमको क्या लगता है मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, वो भी पापा बनने की उम्र में? शान ने बिना रुके ही कहा। वेरोनिका शान के पीछे दौड़ी और उसके आगे जाकर खड़ी हो गई। हटो, मुझे जाने दो। एक तो तुमने एक प्रोफेसर से बदतमीजी की और ऊपर से पीछे ही पड़ गए हो। मैं शिकायत कर दूंगा तुम्हारी, शान ने गुस्से में कहा और उसके साइड से होकर निकल कर जाने लगा। ऐसे भी क्या करते हो सर, मैं कौन सा आपके चिपक रही हूँ, बस आपसे बात करना अच्छा लगता है इसलिए आपसे बात कर ली। साथ ही आप इंडियन भी हो, कुछ इसलिए भी इंडियन लोगों को देखकर मुझे मेरी मम्मा की याद आ जाती है। मुझे आपसे बात करके एक अजीब सा सुकून मिलता है। अब यदि तुम्हारा हो गया हो तो मैं जाऊं? और हाँ, ऐसे हर किसी के सामने अपनी जीवन लीला नहीं खोल कर बैठती, जब तक तुम दूसरे के बारे में अच्छे से जान ना लो और उसे अच्छी तरह से पहचान ना लो कि वह तुम्हारे ट्रस्ट के काबिल है भी या नहीं, शान ने वेरोनिका को समझाते हुए कहा। ऐसा भी मैंने क्या कह दिया यार, आप भी क्या बात लेकर बैठ गए हैं? मैंने तो बस अपनी भावनाएं आपसे बताई हैं और आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मैंने किसी को नंगा कर दिया हो या फिर किसी का मर्डर कर दिया हो। क्या है, आप 2 मिनट मुस्कुरा के बातें नहीं कर सकते हैं क्या? वेरोनिका ने मुंह फुलाते हुए कहा। बड़ी बदतमीज लड़की हो तुम, अब बहुत हो गया तुम्हारी बकबक, अब तुम साइड में हो जाओ और मुझे जाने दो। यह कहकर श्यान वहाँ से जाने लगा। वेरोनिका ने कहा, मेरी बात तो सुनिए सर, आई एम सॉरी, मुझे लगा आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो। अगर मुझे पता होता कि आप प्रोफेसर हो तो क्या मैं आपको इस तरह बुली करती भला? शान को हंसी आ गई और वो बोला, व्हाट, सीरियसली? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं इस उम्र में यहाँ पढ़ने आऊँगा? आपकी उम्र देखकर कोई नहीं कह सकता कि आप प्रोफेसर हो, लेकिन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट कह सकते हैं देखकर। हाँ, स्टूडेंट चलेगा, लेकिन प्रोफेसर तो किसी भी एंगल से नहीं दिखते। प्रोफेसर देखने के लिए एंगल की नहीं, डिग्री और अनुभव की ज़रूरत होती है मैडम। आप बड़े मजाकिया हो, मुझसे ज़्यादा मजाकिया तो तुम हो जो सुबह सुबह इतना अच्छा जोक सुना दिया मुझे। सॉरी, वैसे आप स्मार्ट दिख रहे हो। स्मार्ट दिख नहीं रहा हूँ, स्मार्ट हूँ मैं। अपने टीचर से ऐसी बातें बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे घर वालों ने? आप मुझे थोड़ी ना पढ़ाते हैं। वैसे भी पीजी कंप्लीट करके मैं भी प्रोफेसर ही बनूंगी, फिर तो हम बराबरी पर आ जाएंगे। फिर भी एक टीचर हमेशा एक टीचर होता है और एक स्टूडेंट हमेशा एक स्टूडेंट होता है। अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, 2 साल बाद मैं भी अच्छे से पढ़ाई करके प्रोफेसर बन जाऊंगी और आपके बराबर आ जाऊंगी। लेकिन तुम्हें मेरे बराबर क्यों आना है? बस यूं ही, कभी नहीं आ सकती। मैं आपसे बराबरी करके दिखाऊंगी। कोशिश भी मत करना, बहुत महंगा पड़ेगा। इतना भी महंगा नहीं है। तुम इतनी बहस क्यों कर रही हो मेरे साथ? बहस नहीं है, ये सिर्फ कन्वर्सेशन है। मुझे किसी भी लड़की से बातचीत करना पसंद नहीं है।
मैं उन सब लड़कियों में नहीं आती है ना। तुम ऐसे क्यों हो? कैसी? इतना और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है तुम में? सर, आपको देखकर। क्यों? मेरी शक्ल पर क्या मोटिवेशनल स्पीच लिखा हुआ है जिसे पढ़कर इतना कॉन्फिडेंस आ गया? हाँ, शायद मेरी लाइफ का मोटिवेशन ऐसी फालतू बातों के अलावा भी कुछ आता है। हाँ, बहुत कुछ आता है। कुछ भी आए मुझे नहीं जानना। मुझे जाने दो, लेट हो रहा है। क्यों? घर पर वाइफ इंतजार कर रही है ही नहीं तो इंतजार कौन करेगा? मैं कर लूँगी। उसके लिए तुम्हें पहले मेरे घर आना होगा। आ जाऊँगी। क्यों? तुम्हारे पास अपना घर नहीं है? लेकिन मुझे आपके घर में रहना है। ओके, रह लेना। वैसे भी अब मैं वो घर छोड़ने ही वाला हूँ। लेकिन वेरोनिका कुछ बोलने को हुई तो शान उसके बगल से होकर वहाँ से चला गया और वेरोनिका उसे जाते हुए देख रही थी। वेरोनिका को मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी शान से बात करके, वो भी इतना फ्रेंडली। वहीं शान को चिढ़ हो रही थी ये सोचकर कि उसने किसी अनजान लड़की से इतनी बात कर कैसे ली। आमतौर पर वह लड़कियों के सामने कुछ नहीं बोल पाता था। उसके चेहरे पर वेरोनिका से बात करने की फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रही थी। उसने अपना सर झटका और बाहर पार्किंग में आ गया। दोपहर के वक्त आशा लंच कर रही थी। वो अकेली ही बैठी थी टेबल पर। वो अक्सर ऑफिस में ही रहती थी। दिन हो या रात, ऑफिस में ही घर वाली सारी फैसिलिटीज़ थी आशा के लिए। घर जाकर भी क्या करे? 3 मंजिला बड़ा सा घर जो हर तरह की सुविधाओं से परिपूर्ण था, लेकिन उसमें रहने के लिए सिर्फ वो अकेली थी। जब जब वो अकेली होती थी तो ऐसा लगता था जैसे वो घर उसे काटने को दौड़ रहा हो। इसलिए वो अक्सर ऑफिस में समय बिताती थी काम करते हुए। आशा की पर्सनल लाइफ पूरी तरह से ओपन थी। हर सोशल मीडिया पर उसके पास्ट और प्रेजेंट को लेकर बहुत से आर्टिकल्स थे, जिस वजह से आशा को काफ़ी बार अपने बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है जो उसे सुनने में अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो पलटकर जवाब भी नहीं देती उन लोगों को। आशा ने हमेशा बस एक ही नीति अपनाई है, कोई इंसान हर किसी को खुश नहीं कर सकता। बहुत से लोग उसके तलाक के फैसले से खुश नहीं थे, तो बहुत से लोग इस उम्र के में भी बिना शादी के रहने से खुश नहीं थे। वो कहते हैं ना, जुबान में एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन वो सारी हड्डियां तुड़वाने का दम जरूर रखती है। बस उसी तरह से बहुत से लोग अपनी जुबान को कंट्रोल में नहीं रख पाते और कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अपनी बॉस तलाकशुदा है ना? ऑफिस में अभी अभी ज्वाइन किए हुए एक एम्प्लॉय ने पूछा। हाँ, सुना है उसके पति का अपनी बॉस के साथ अफेयर था। उसकी बॉस शादीशुदा नहीं थी, इसलिए उसका चक्कर चल रहा था। अब उनको ही देख लो, खुद ने भी शादी नहीं की है, 5 साल हो गए। कल को इनको भी कोई शादीशुदा लड़का पसंद आ जाएगा तो ये किसी और का घर तोड़ देंगी। ओम ने जवाब दिया, जो अधेड़ उम्र का सीनियर एम्प्लॉय था और पिछले 5 सालों से कंपनी में काम कर रहा था। एकदम शुरुआत से आशा अपने पुराने एम्प्लॉयज़ का खास ख्याल रखती थी, क्योंकि उन लोगों ने उस पर तब भरोसा दिखाया जब उनके पास कुछ भी नहीं था। कुल 8 लोगों के साथ मिलकर उसने इतनी बड़ी कंपनी की नींव रखी थी, इसलिए आशा उनका और उनके परिवार का पूरा ध्यान रखती थी और उनकी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ भी कर देती थी। आशा ने जब ये सुना तो उसके माथे में बल पड़ गए और मुट्ठी कस गई। उसने दांत भींचते हुए कहा, ओम जी, मेरी कैबिन में आइए तुरंत। ओम ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो सामने आशा को देखकर उसका गला सूख गया। उसके पैर कांपने लगे। उसने बहुत हिम्मत जुटाकर कहा, मैडम, वो मेरे कैबिन में आइए। आशा चिल्लाई। आशा का चिल्लाना सुनकर सबकी नज़रें उनकी तरफ चली गई। सब ने आशा को पहली बार अपने से बड़े इंसान से इतनी ऊंची आवाज़ में बात करते हुए सुना था। सब लोग समझ गए थे मामला कुछ संजीदा है। आशा को अगर गुस्सा भी आता था तो वो कभी तेज़ आवाज़ में बात नहीं करती थी। हल्की आवाज़ और आंखों के भाव से ही सामने वाला समझ जाता था
हर कोई अपने काम में लग गया, क्योंकि कोई भी उनके गुस्से का शिकार होकर अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहता था। आशा केबिन में चली गई तो ओम भी उनके पीछे पीछे केबिन में चला गया। मैं आप पर भरोसा करती हूँ, आपकी इज्जत करती हूँ, आपके काम की इज्जत करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो भी मन में आए आप वो बोलेंगे। क्या मैंने कभी आपके निजी जीवन में घुसने का प्रयास किया है? आपको ये सब बातें शोभा देती हैं क्या? आशा ने खुद के गुस्से को काबू में करके शांत आवाज में कहा। सॉरी मैडम, ओम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। आशा ताली बजाते हुए अपनी कुर्सी से खड़ी हुई और उसके पास आकर बोली, वाह ओम जी, आपको पता है कोई इंसान सॉरी कब और क्यों बोलता है? ओम ने डरते हुए जवाब दिया, जी मैडम, जब कोई इंसान गलत बोलता है और सामने वाले को दुखी करता है। आशा ने तेज आवाज में कहा, गलत, आप बिल्कुल गलत हैं ओम जी, आप बिल्कुल गलत हैं। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को सॉरी तब बोलता है जब उसे एहसास होता है कि उसने जो किया है या जो बोला है वो उचित नहीं था और सामने वाले इंसान को इसके लिए दुख हुआ होगा, या फिर जब उसे एहसास होता है कि उसने जो किया वो सही नहीं था और आगे वो इसका ध्यान रखेगा। सॉरी आपके लिए सिर्फ एक शब्द है, लेकिन वास्तविकता में सॉरी एक भावना है जो दिल से आती है, जुबान से नहीं। आपने जो सॉरी बोला वो इसलिए बोला कि आप इस आर्ग्यूमेंट से बच सकें और मुझे गुड फील करवा सकें और आपकी नौकरी बच जाए। ये सॉरी आपके दिल से नहीं आया। और सच कहूँ तो अगर आपके दिल से ये सॉरी आता तो आप इतनी बड़ी बेसिर पैर की बात यूं ही नहीं बोल देते इतनी आसानी से। ओम ने सिर झुकाकर कहा, मैडम, हम आगे से ध्यान रखेंगे। आगे से ध्यान तो तब रखोगे जब आपको इसका मौका मिलेगा, कहकर आशा ने उसके हाथ में एक लेटर थमा दिया। दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कहानी को लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।